हाँ हाँ, एक एक का बताओगे और क्या करोगे? फ्रॉम द उसने ना डेबिट बैलेंस, एक एक बात बता दूं मैं तुम्हें, डेबिट बैलेंसेस नाम पढ़ा तुमने? मतलब ये सब, ये इग्नोर मत करो इसको। डेबिट बैलेंस का मतलब ही होता है कि या तो वो असेट होगा या एक्सपेंस होगा, तीसरी चीज हो ही नहीं सकती। क्रेडिट बैलेंस मतलब वो इनकम होगा या लाइबिलिटी होगा। तो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है क्वेश्चन में अगर उसने डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दे दिए तो। बात समझ में आई? डेबिट, हाँ, हाँ वैसे तो पता है, बट डेबिट बैलेंस करके दे रखा है मतलब वो चाहता है कि तुम इस चीज को कंसिडर करके रखो कि ये डेबिट बैलेंसेस वाले हैं। हाँ, तो सबसे पहले मशीनरी असेट है, सीधे कहाँ जाएगी? लिखते जाओ अपनी बुक में पेंसिल से, बैलेंस शीट। बिल्डिंग, बिल्डिंग का बैलेंस शीट असेट है। ये दोनों चीजें बोलना है, असेट है बैलेंस शीट में जाएगा ऐसा। डेटर, डेटर के बारे में क्या ख्याल है? अरे हाँ, असेट बैलेंस शीट, करंट असेट बैलेंस शीट। चलो तीन स्टेप में बोलेंगे अपन। करंट असेट बैलेंस शीट, ड्राइंग्स के बारे में क्या ख्याल है? देखते हैं कौन सही जवाब देता है। पक्का गड़बड़ बोलोगे। गलत, गलत जवाब। हाँ, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो सोचना लाइबिलिटी साइड में कोई चीज माइनस हो रही हो तो उसको तो लाइबिलिटी बोल रही है। लाइब हाँ, उसका हाँ, गलत है वो मन, इसलिए क्योंकि कैपिटल का रिडक्शन है। देखो, डेबिट सिर्फ वो चीजें नहीं होती जो असेट या एक्सपेंस है, अगर कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो वो भी डेबिट होती है। ऐसे ही क्रेडिट वो चीजें नहीं होती जो केवल इनकम और लाइबिलिटी है, बल्कि वो चीजें भी क्रेडिट होती है जो किसी डेबिट आइटम को रिड्यूस करती है। जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सिखाया मैंने, डेटर में से माइनस होता है, अगर कहीं लिखा हो तो डेटर में से उसको माइनस करते हैं, उसका रीजन ये देते हैं रिडक्शन ऑफ असेट। ये रीजन नहीं होता उसका कि वो लाइबिलिटी है। बात समझ में आई? ऐसे ही ड्राइंग्स, लाइबिलिटी तो पक्का ही गलत है क्योंकि वो तो क्रेडिट नेचर का हो जाएगा अगर हमने किसी चीज को लाइबिलिटी बोल दिया। सेजली मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं किसी चीज को लाइबिलिटी बोल देता हूँ तो उसका नेचर क्रेडिट हो जाता है, जबकि ड्राइंग्स का नेचर तो डेबिट है, उसको लाइबिलिटी तो बोला ही नहीं जा सकता। मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्यों मना कर रहा हूँ? अरे मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है? डेबिट बैलेंस के अंदर लिखी है ड्राइंग्स, हम तो यूं भी पता है कि ड्राइंग्स जो है डेबिट नेचर की होती है। मैं अगर उसे लाइबिलिटी बोल दूंगा तो उसका नेचर तो क्रेडिट हो जाएगा। जस्टिफाई नहीं होती ये बात। बोल बोल, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आना बंद हो गई क्या? हम्म। तो इसको हमेशा बोलोगे रिडक्शन इन कैपिटल, इसलिए डेबिट। तो रिडक्शन इन कैपिटल बोलने से बैलेंस शीट में चली जाएगी, कैपिटल में से माइनस हो जाएगी, ये इसका आंसर है। आगे, परचेजेस, एक्सपेंस है, ट्रेडिंग साइड, ट्रेडिंग में जाएगा डेबिट साइड पे। एक्सपेंस भी तो बोलो, केवल ट्रेडिंग नहीं। आगे चलो, वेजेस, एक्सपेंस ट्रेडिंग में, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा। बेड डेट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल। किसी का कोई सवाल है तो पूछो। बैंक, हाँ, करंट एसेट बैलेंस शीट। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में। क्यों जाएगा? क्या तुम इसे लिखोगे कि एक्सपेंस है? बोलो बोलो, आर्यन सेजल, जल्दी जल्दी बोलो। ओपनिंग स्टॉक, डेबिट बैलेंस, ट्रेडिंग में जाएगा, एग्रीड, डेबिट साइड पे जाएगा, ओके। मेरा सवाल इसके बाद है, क्या है ये? बोलो यार। हाँ, थोड़ा और अंदर जा, ठीक डायरेक्शन है। सीओजीएस निकालने के लिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं निकल सकती जब तक अपन परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में एडजस्टमेंट ना करें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस परचेज में ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक,
वो दोनों भी डेबिट नेचर के होते हैं। इसको ऐड करना है इसलिए इसको डेबिट नेचर पे ले जा रहे हैं, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है इसलिए उसको क्रेडिट नेचर पे ले जा रहे हैं। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे गधो, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है क्या? ओपनिंग स्टॉक सीओजीएस कैलकुलेशन के लिए जरूरी है। सेल्स से सीओजीएस कंपेयर होती है तब जीपी निकलता है। सीओजीएस निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक चाहिए। ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में, इसलिए ओपनिंग स्टॉक जो है वो ऐड होगा, डेबिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? ओके, अगली चीज बोलो। अगली चीज देखो और बोलो। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल आइटम क्या है? रेंट। हाँ, डेबिट साइड पे जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल। स्क्रीन दिख रही है ना? अगला, सन्ड्री एक्सपेंस, इनडायरेक्ट पीएनएल। सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? छोटे मोटे खर्चे जिनका नाम की हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं होती, कलेक्टिवली हम उनको लिख देते हैं। कलेक्टिवली मतलब इकट्ठा करके, और उनको बोल देते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। कैरियज अकेला लिखा है, डायरेक्ट होगा। इसको इनवर्ट सपोज किया जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। क्रेडिट बैलेंस के बारे में बताओ। कैपिटल, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को नहीं बोल रहा लक्ष्य? आर्यन एक भी जवाब नहीं दे रहा है। क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। ऊपर वाला कैपिटल जो है वो सबसे पहला पार्ट होता है एनसीएल का, नॉन करंट होता है, वो लॉन्ग टर्म होता है। क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। आर्यन क्या बात है? अगला देखो, सेल्स। सेल्स का दे, डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग, क्रेडिट साइड पे जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। इससे ही तो सीओजीएस कैलकुलेट कंपेयर होती है और जीपी निकलता है। कमीशन कुछ नहीं लिखा। अब देखो, अकेला कमीशन लिखा है, वो सपोर्ट सिस्टम समझाता तुम्हें। अकेला कमीशन वर्ड लिखा है, हमें नहीं पता था एक्सपेंस है कि इनकम है, लेकिन क्रेडिट बैलेंस के हेडिंग के अंदर आने की वजह से हमें पता चला यार ये तो इनकम है। उसका नेचर क्रेडिट था क्योंकि इस कमीशन का। अगर ये क्रेडिट डेबिट बैलेंस नहीं लिखता ना, ऐसे ही लिखता कहीं पे कमीशन, तो तुम क्या अजम्पशन लेते हो उस कमीशन पे? एक्सपेंस का। हाँ, एक्सपेंस का अजम्पशन लेते। पर ये अजम्पशन की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। ये क्रेडिट बैलेंस लिखा है उसने कि ये कमीशन क्रेडिट बैलेंस का है, इसलिए ये इनकम है। इसलिए उसका सपोर्ट समझ में आया कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आगे चलो। क्लोजिंग स्टॉक was 70,000 बट इट्स नेट रिलाइजेबल वैल्यू इज 60,000। बताओ जी बताओ, ये क्या है और इसका क्या करोगे? कहाँ जाएगा? प्रूडेंस लगेगा। ठीक है, तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये है प्रूडेंस कंसेप्ट, जिसकी वजह से हम केवल लॉस को एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो उसकी लाइन है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो क्योंकि यहाँ एनआरवी लोअर है इसलिए 60,000 पे क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होगा। ये आधा आंसर है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब 31 मार्च का स्टॉक, और 31 मार्च का स्टॉक मतलब ये जाएगा बैलेंस शीट में। मतलब ये दो जगह जाएगा सर? बिल्कुल। बाकी की चीजें तो दो दो जगह नहीं डाल रहे सर आप। कैपिटल तो दो जगह नहीं डाली आपने, ये अकेला दो जगह जाने का क्या लॉजिक है, क्या रीजन है कि ये दो दो जगह जाता है? ये वाली कहानी किसी को पता है क्या? लक्ष्य से पूछते हैं, लक्ष्य को ये चैप्टर सबसे अच्छे से आता है। हाँ लक्ष्य, बता। लक्ष्य बता। हाँ, ये रीजन सफिशिएंट है तेरे को लगता है? हाँ, कोई बात नहीं।
तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और इस इधर वो बैलेंस शीट में जाएगा, दो जगह जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं ना इसका तुम्हें पिक्चर याद दिलाता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक की पिक्चर थी कहाँ से। ये तुम्हें याद है ट्रायल बैलेंस कैसे बनता था? पर्टिकुलर डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, सब एक्सपेंसेस जो होते थे वो तुम डेबिट लिखते थे, सब इनकम जो होती थी उसको क्रेडिट लिखते थे, सब असेट जो होती थी उसको डेबिट लिखते थे, सब लाइबिलिटीज जो होती थी उसको क्रेडिट लिखते थे। इतनी समरी है ना इसकी, कि और भी कुछ है? बताओ। ट्रायल बैलेंस की यही समरी थी कि और कुछ भी होता था? जल्दी जल्दी बोलो। अब अगर मैं इसमें लिखता हूं कि एक ओपनिंग स्टॉक आता था, हाँ या ना? क्या इसमें ओपनिंग स्टॉक आता था? क्या इसमें क्लोजिंग स्टॉक आता था? बोलो जी बोलो। क्या इसमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आते थे? बोलते ही नहीं। उल्टा बोल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों हम इसमें क्लोजिंग स्टॉक कभी नहीं लिखते? अलग से लिखा जाता है। और अलग से लिखने का क्या मतलब होता है? ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता? क्वेश्चन नंबर एक। ये बस अच्छे बच्चों को ही पता होता है, बाकी तो गधों को कभी नहीं पता होता। क्यों? वाई क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस? और तो और मैं बताऊं तुम्हें, कोई अच्छे टीचर ही इसको ठीक से समझा सकते हैं तुमको। तुम पूछोगे तो बड़ा गोलमोल जवाब मिलेगा। एंड वाई, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइटिंग क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस? ये दो सवाल किससे पूछ के देखना, देखो क्या क्या मजेदार जवाब मिलते हैं तुमको। हम्म। इसका जवाब देने की कोशिश कर रहा है ये, कि ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आता। ठीक है, ये कह रहा है कि सर ओपनिंग स्टॉक तो वो स्टॉक था जो हमारे पास 1 अप्रैल को, हाँ 1 अप्रैल, 1 अप्रैल मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे ही अवेलेबल था। ओपनिंग स्टॉक, सपोज आपके पास 1 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक था। दूसरी बात, आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेस की, ड्यूरिंग द ईयर आपने 3 लाख का माल खरीदा, समझना। अब आपके पास, ये बताओ मुझे कि क्लोजिंग स्टॉक कहां से आएगा, कहां से मिलेगा ये हमें? क्लोजिंग का मतलब ये होता है अनसोल्ड। इसका मतलब क्या होता है? अनसोल्ड एट एंड ऑफ ईयर। तो अगर कोई चीज अनसोल्ड रह गई है एट द एंड ऑफ ईयर, इसका मतलब ये है कि 1 लाख और 3 लाख जो टोटल तुम्हारे पास था, 1 लाख का पहले से पड़ा था सामान और 3 लाख का तुमने खरीदा, तो जो टोटल 4 लाख है उसी में इंक्लूड होगा ना ये क्लोजिंग स्टॉक। जो बचा है उस 4 लाख में से ही तो बचा है। अगर तुमने सेल इसमें से कुछ पार्ट की कर दी है, सपोज 1 लाख की तुम्हारे पास 1,000 यूनिट थी, यूनिट सिर्फ समझाने के लिए ला रहा हूं मैं पिक्चर में, नहीं तो नहीं लाता, और 3,000 की तुमने नई यूनिट खरीदी, तो भाई ये जो 4,000 यूनिट है उसमें से अगर मैं कहता हूं कि 500 यूनिट बच गई है, तो ये 500 यूनिट का कैलकुलेशन बेसिकली 4,000 में शामिल था या नहीं था? ये क्लोजिंग कहां से बच गया?
सेजल और आर्यन जवाब दो। इसका मतलब है सर आपने बेची है 3,500 यूनिट, क्लोजिंग 500 यूनिट बचने का मतलब ही क्या है? 3,500 यूनिट आपने सेल कर दी है, उसकी जो भी सेल प्राइस होगी उस प्राइस पे आपने इसको बेच दिया है, एट सेल प्राइस। आर्यन बात समझ में आ रही क्या? तो जब ओपनिंग मैंने परचेज इंक्लूड कर ली अपने एक्सपेंसेस में, ओपनिंग स्टॉक भी लिख लिया है मैंने ट्रायल बैलेंस में, तो मैंने तो 4,000 यूनिट कंप्लीट कर ली ना यहाँ पे। 3,000 यूनिट यहाँ कंप्लीट कर ली और 1,000 यूनिट ओपनिंग स्टॉक की कंप्लीट कर ली, तो 4,000 यूनिट में तो डेबिट कर चुका। अब मैं 500 और डेबिट अगर कर दूं, 500 यूनिट अगर मैं और डेबिट कर दूं, तो क्या ये 500 यूनिट जो है ये डबल काउंट नहीं हो जाएंगी? ये तो 4,000 में थी ना, उसी में से तो बची है, 3,500 ही तो बिकी है। इस इनकम में जो सेल है वो 3,500 यूनिट का है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम हालांकि यूनिट पे अकाउंटिंग नहीं करते, मैं समझाने के लिए यूनिट पिक्चर में ला रहा हूं, हम तो अमाउंट पे अकाउंटिंग करते हैं, उनकी वैल्यू पे, रुपीज में अकाउंटिंग करते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो रुपीज में। पर समझने के लिए समझो, ये 3,000 और 1,000 में से 3,500 यूनिट बेची है तुमने, तब तुम्हारे पास ये 500 बची है। तो जब मैं 4,000 यूनिट डेबिट कर रहा हूं, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक कैसे ले लूं? अरे कुछ समझ में आ रहा है? ये 500 डबल काउंट हो जाएगा अगर मैंने लिख दिया फिर से तो, जब मैं यहाँ पे 3 और एक 4,000 ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं तो। हेलो हेलो हेलो। सेजल बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस 500 यूनिट का क्या करेंगे? हम इसे एक नोट की तरह दिखाते हैं, ट्रायल बैलेंस के नीचे एक नोट लिखते हैं। ये सब फॉर्मल आंसर है जो मैं बोल रहा हूं तुम्हें। एक नोट लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस के नीचे और क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है। इसीलिए देखो जितने भी क्वेश्चन तुमने करे, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कहां मिला है? फुट नोट में। अगर कोई उसने ट्रायल बैलेंस बनाया है तो उसके अंदर कभी भी उसने क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा है। तो क्लोजिंग स्टॉक को एज अ फुट नोट दिखाया जाता है। अब सवाल यह है कि दूसरा सवाल ये और इंटरेस्टिंग है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि क्यों ट्रायल बैलेंस में काउंट नहीं होता। डबल काउंटिंग को अवॉइड, क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्यों क्यों इंक्लूड नहीं होता? डबल काउंटिंग हो जाएगी। और क्यों हो जाएगी डबल काउंटिंग? क्योंकि हम ओपनिंग स्टॉक और परचेज में सारी यूनिट काउंट कर चुके हैं डेबिट साइड पे। मैं फिर से क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा, क्लोजिंग उसी में से बचा है, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसको अवॉइड करने के लिए हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लाते। अरे कुछ समझे कि नहीं समझे? बोलो। हाँ। अब मुझे ये बताओ, दूसरे सवाल का क्या जवाब है तुम्हारे पास? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइटिंग क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस? इसका क्या मतलब है कि मैं इसको यहां लिख रहा हूं, और इनका क्या मतलब है? मतलब मैं इनका कंपैरिजन इससे कर रहा हूं, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि जिनको ट्रायल बैलेंस में लिखा गया है उसका क्या मतलब है, और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई आइटम लिखा गया है उसका क्या मतलब है? किसी चीज को ट्रायल बैलेंस में लिखना और किसी चीज को ट्रायल बैलेंस में ना लिखना, फुट नोट लिखना, क्या मतलब है इस बात का? नहीं, जवाब नहीं है इसका। तो मैं बताता हूं, इसका मतलब ये है, आइटम इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस मतलब जिसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, जिसकी पोस्टिंग हो चुकी है लेजर में, और जिसकी समरी बन चुकी है, मतलब उसका बैलेंस निकाला जा चुका है। ये तीनों काम जिनके हो गए हैं, वही वाला आइटम, वो वाला अमाउंट ट्रायल बैलेंस में आता है। बोलो एग्री करते हो या नहीं? और अगर कोई आइटम ट्रायल बैलेंस में नहीं है, मतलब ये तीनों काम, ये ही तीनों काम उस आइटम के लिए नहीं हुए। अरे कुछ समझ में आई बात की नहीं आई? अगर किसी चीज को ट्रायल बैलेंस में शामिल नहीं किया जा रहा, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग पोस्टिंग समरी नहीं बनी है, यह है आंसर। तो चीजों को नोट की तरह दिया गया, इसका क्या मतलब है?
इट इज टू बी रिकॉर्डेड। अब हम इसे रिकॉर्ड करेंगे ऑन 31 मार्च। रिकॉर्डिंग पेंडिंग है, हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की रिकॉर्डिंग होती है 31 मार्च को, बाकी सब बैलेंसेस केवल ट्रांसफर होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ट्रायल बैलेंस के बाकी सब बैलेंस 31 मार्च को मेयर ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफर के लिए कौन सी एंट्री होती है? हाँ, ट्रांसफर एंट्री, मतलब क्लोजिंग एंट्री भी बोलते हैं हम उसको। एक ही एंट्री पास होती है, कौन सी? क्लोजिंग एंट्री। फॉर ट्रांसफरिंग ओनली क्लोजिंग एंट्री इज रिक्वायर्ड। तो जो चीजें ट्रायल बैलेंस में दिख रही है उनकी केवल क्लोजिंग एंट्री रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जो चीजें फुटनोट में दिख रही हैं, बोथ एंट्रीज आर रिक्वायर्ड। पहली रिकॉर्डिंग, दूसरी क्लोजिंग। हेलो हेलो हेलो, बात समझ में आई कि नहीं आई है? जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो हो चुकी ना, रिकॉर्डिंग तो डन है ना। सिर्फ कौन सी एंट्री पास होगी? क्लोजिंग एंट्री। लेकिन जिसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है तो पहले उसकी रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ेगी और क्लोजिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग और क्लोजिंग दोनों करनी है उन आइटम्स की। ये बात बहुत दूर तक जाने वाली है, अगले चैप्टर पूरा बेस्ड है इस पे। जितने एडजस्टमेंट दिए हैं, एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जिसको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा है उसने फुटनोट की तरह लिखा है, वो सारी एंट्रीज बाकी है, तो उनकी रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ेगी और क्लोजिंग भी करनी पड़ेगी। ट्रायल बैलेंस के साथ ये दोनों होता है। हेलो हेलो हेलो, सॉरी, ट्रायल बैलेंस बोल दिया, क्लोजिंग स्टॉक के साथ ये दोनों चीजें होती है। इस वजह से वो दो जगह दिखता है, एक जगह दिखता है ट्रेडिंग पे, एक जगह दिखता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में वो रिकॉर्डिंग की वजह से दिखता है, और ट्रेडिंग में तो हर चीज क्लोजिंग की वजह से जाती है। अरे कुछ गया क्या दिमाग में कि नहीं? कंसेप्ट, कंसेप्चुअली समझ में आया कि उसकी ही दो एंट्री क्यों हो रही है सर, बाकी सब की क्यों नहीं है? क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में नहीं था, और ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं था उसका भी रीजन देख लिया अपन ने, वो डबल काउंट हो जाता। तो उसको हमेशा हमेशा फुटनोट बनाते हैं। सर और भी कोई एंट्री होती है इसके जैसी? नहीं, ऐसा और कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। हाँ, कुछ गलतियां रह सकती है तुमसे, तो बाद में तुम उन्हें फुटनोट बना लोगे और बाद में उसको रिकॉर्ड करोगे। तो अगला पूरा चैप्टर, वो जो है ना, एक चैप्टर है इसके बाद देखो, उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। यही है ना नाम, देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? 31 मार्च वाले दिन हमें पता चलेगा हमसे ये रह गया, वो रह गया, वो रह गया, मतलब जिसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। उनके लिए भी यही ट्रीटमेंट देंगे जो मैं आज समझा रहा हूं, जो मैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए समझा रहा हूं। मतलब उसको रिकॉर्ड भी करोगे और ट्रांसफर मतलब क्लोज भी करोगे, दो एंट्रीज पास करोगे उन सब चीजों के लिए। यस, उन सब चीजों के लिए हम दो एंट्री पास करेंगे। जितनी भी चीजें ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रही हैं, जो फुटनोट में दिख रही हैं, जो हमें 31 मार्च को पता चली कि ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो उसके लिए एक रिकॉर्डिंग एंट्री पास करोगे, और जिसकी भी रिकॉर्डिंग एंट्री पास करोगे ईयर एंड पे क्लोज तो हो गई। वो डिपेंड करेगा कहां जाके क्लोज होगा। इनकम एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग पीएनएल में क्लोज होगा, असेट लाइबिलिटी होगी तो बैलेंस शीट में क्लोज होगा। अरे बोलो बोलो बोलो, नहीं आया समझ? नहीं तो कल को तुम्हें लगता, अभी तुमसे मैं घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा, टीचर से पूछना ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं आता है, क्लोजिंग स्टॉक तो आता है, ओपनिंग स्टॉक दो जगह क्यों नहीं आता है? वाई ओपनिंग स्टॉक इज नॉट इन टू? क्योंकि वो एडजस्टमेंट एंट्री नहीं थी, वो ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड था। इसलिए मैं ये सब जवाब स्टॉक की वजह से नहीं दे रहा, इसका लॉजिक मैकेनिकल इस बात से है कि उसकी एंट्री नहीं हुई थी क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक तो बच जाता है, एंट्री सेल्स की होती है, एंट्री परचेज की होती है, एंट्री ओपनिंग स्टॉक की होती है।
क्लोजिंग स्टॉक तो बच जाता है, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो रिकॉर्ड आखिरी दिन करेंगे, तो रिकॉर्ड भी करेंगे और ट्रांसफर भी करेंगे, इस वजह से वो दो दो जगह दिख रहा होता है। अरे बोलो भाई। पक्का समझ में आ गई ये बात? और इसी ग्राउंड पे मैं कह रहा हूं पूरा चैप्टर बेस्ड है अगला वाला, और मैंने तुम्हें आज समझा दिया वो चैप्टर। हर एडजस्टमेंट की एक एंट्री करना, और एंट्री करनी तुम्हें आती है, जर्नल एंट्री करनी नहीं आती क्या? उस जर्नल एंट्री को क्लोज कर देना, हो गया तुम्हारा अगला चैप्टर। यही है, और कुछ नहीं है। कठिन लग रहा है? एंट्री करना और उसको क्लोज करना कठिन है क्या? एंट्री कैसे होती है? बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग जो इतने दिनों से सिखाया है तुमको, आती है जनरल एंट्री करना, वो एंट्री पास कर दो। क्लोजिंग कैसे करते हैं सर? आइडेंटिफाई करो उस एंट्री में असेट कौन सी है, असेट बैलेंस शीट में जाएगी, लाइबिलिटी कौन सी है, बैलेंस शीट में जाएगी, इनकम एक्सपेंस है, तय करो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, उससे हिसाब से तय हो जाएगा वो ट्रेडिंग में जाएगा या पीएनएल में जाएगा, बस हो गया। अरे बोलो भाई बोलो, समझ में आई बात की नहीं आई? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाया है ये आज मैंने, इसको पकड़ के रखना, कि ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ये दो दो जगह क्यों दिखता है, ओपनिंग स्टॉक तो नहीं दिखता है, वो भी तो स्टॉक है। 31 मार्च को, और भी इसके बढ़िया बढ़िया रीजन है, 31 मार्च को एक ही स्टॉक था जो दिख सकता था, 31 मार्च वाले दिन 1 अप्रैल का स्टॉक थोड़ी दिखाएंगे। मतलब ये लॉजिक डिराइव हुआ है, बहुत सारे रीजन है इसके पीछे, कि ये मैकेनिज्म क्यों बनाया, या ये ऐसा कैसे बन गया ये मैकेनिज्म। ठीक है, आगे चलो। तो इस क्वेश्चन में जो मैंने तुम्हें बातें समझाई हैं, उसमें क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर मेरा फोकस था, स्क्रीन दिख रही होगी। तो याद रखना क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 60,000 पे कैलकुलेट होगा, और दोनों जगह 60,000 से दिखेगा। किसी का कोई सवाल है? ठीक है। क्लोजिंग एंट्री तो पता है ना कैसे होगी इसकी, ट्रेडिंग अकाउंट की? ट्रेडिंग अकाउंट खुद क्रेडिट होता है, क्लोजिंग स्टॉक दिखता है उसमें, तो एक ही एंट्री पास हुई है, इसकी एंट्री पास हुई है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग। सर इसकी दूसरी एंट्री, दूसरी की जरूरत ही नहीं है, यही एंट्री है जो क्लोज हो रही है सीधी, इसलिए दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें होगा क्या, इसका एक इम्पैक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में दिख ही रहा है, और ये क्लोजिंग स्टॉक का क्या होगा सर, ये असेट है, और जो असेट होती है वो क्या होती है, बैलेंस शीट में जाती है, तो इसलिए ये बैलेंस शीट में दिखेगा। सर इसकी लेजर बनेगी क्या? पागल हो गया, लेजर तो कैसे बनेगी, 31 मार्च को तो इसको रिकॉर्ड किया अभी, इसकी लेजर बनाने का मतलब नहीं है, पर फिर भी कोई बनाना चाहे सर तो बना लो क्लोजिंग स्टॉक, और इस एंट्री को पास कर दो, ये हो जाएगी टू ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी फिगर है वो आ जाएगा। और ईयर एंड पे जब इसको, ईयर एंड पे ही बनाया है वैसे भी, बना भी 31 मार्च को, और 31 मार्च पे ही अगर इसको हम क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन क्यों? अगले साल 1 अप्रैल को यही बनेगा टू ओपनिंग स्टॉक। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? असेट थी ना? हाँ। किसी को डाउट है तो अभी भी पूछो, देखो इसकी बस इतना ही इसकी कहानी है ना, बहुत हेवी लेके मत रखो इसको, बहुत इजी चीज है। एक आध बार और जब भी लगे क्लोजिंग स्टॉक एक बार देखना है तो इस वीडियो को देख लेना। आगे चलो। इस क्वेश्चन के बाद तुमने मेरे को अगला क्वेश्चन नहीं भेजा है क्या? भेजा है? हाँ ठीक है। कितना सुंदर है ये क्वेश्चन, किसकी बुक है ये? ये हाँ, मेरी पहली बैच है। मेरी पहली बैच है जिसमें से एक बच्चे के पास भी नई किताब नहीं है। नई बुक है अकाउंट्स की, वो जो तूने बाइंडिंग करा रखी है वो नई है? 1 साल ही पुरानी है देखो। हाँ, चलो कोई बात नहीं, शुरू हो जाओ।
19 होमवर्क हो गया, 20 पे बात करो और सही सही रीजन देना। कैपिटल। मैं एक काम करता हूँ, मैं चेन चेन बना देता हूँ, ताकि कुछ लोग है ना चुपचाप बैठे रहते हैं, वो जवाब ही नहीं देते। रिदिम खेलेगा हमारे साथ? रिदिम। आवाज आ रही है? वो बोलेगा मेरी माइक की प्रॉब्लम है, तो हेडफोन निकाल ले भाई। मोबाइल में थोड़ी माइक की प्रॉब्लम होगी, ईयरफोन में होगी। चलो ये रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। आ जाए कभी आवाज तो कर देना रिस्पॉन्स। हाँ, बाकी तीनों लाइन से चालू होंगे। सेजल से शुरू करता हूँ मैं। आ- अरे इनको चेंज होगा तो सब कितने एक्टिव बैठे हैं वो पता चलेगा ना, अपना नंबर उनको पता चलेगा। कैपिटल से शुरू करते हैं। सेजल बोल। बैलेंस शीट लाइबिलिटी, नॉन करंट वाली। ड्राइंग्स। अगला आर्यन है। भाई मेरे रीज कैपिटल रिडक्शन है। डेबिट नेचर पे इधर भी डेबिट क्रेडिट बैलेंस लिखे तो हमें हमारे पास सपोर्ट है। अगला। डेटर असेट, करंट असेट बैलेंस शीट, डेबिट बैलेंस है। अगला। करंट लायबिलिटी, ठीक है। एडजस्टेड परचेज। आया मजा। पूरा चैप्टर सिखाने के बाद एडजस्टेड परचेज को बैलेंस शीट बोल रहा है? स्टॉक है वो? परचेज स्टॉक होता है? आर्यन, बैलेंस शीट में क्या जाता है? असेट या लायबिलिटी? ये कैसे जाएगी? ये कैसे जाएगी? हाँ हाँ। परचेज एक्सपेंस है। पर ट्रेडिंग में बड़ा मजेदार है। अगर मैंने एडजस्टेड परचेज ट्रेडिंग में लिख दिया तो बताओ क्या होगा? ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों नहीं आएंगे। अब देखो मजेदार चीज, जो मैंने अभी पूरा ज्ञान गणित तुमको समझाया, एडजस्टेड परचेस, और देखो यहाँ पे सर आप इतनी देर से बोल रहे थे क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, ये क्या बना हुआ है सर? ऊपर पढ़ो, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में आखिरी आइटम क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक। आपने तो गलत पढ़ा दिया। बोलो। मैंने ये बोला था, पीछे पलट लेना, अगर परचेज और ओपनिंग स्टॉक आ गया है तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। याद है? मैंने ये बोला था ना, क्योंकि फिर क्लोजिंग स्टॉक अगर आया तो डबल काउंट हो जाएगा। ऐसा बोला था मैंने। तो वो इंटरप्रिटेशन बनता है, क्योंकि वो आसान लगता है ना शब्द। अरे क्लोजिंग स्टॉक तो आता ही नहीं। वो पूरी बात समझो। ओपनिंग और परचेज आ गया तो क्लोजिंग नहीं आता, क्योंकि अगर फिर क्लोजिंग लिख दिया ओपनिंग परचेज के साथ तो वो डबल काउंट हो जाएगा। उसी में से वो बचा था, इसी पे इतनी देर समझाया था, है ना? तो ये मैंने नहीं बोला, अभी क्लियर कर दिया वापस से। सर इसमें क्लोजिंग स्टॉक आ क्यों गया फिर? क्योंकि इसमें तुमने सिर्फ, जब एडजस्टेड परचेस लिखते हो तो उसका कंसेप्ट क्या था पता है? एडजस्टेड परचेस का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब जब एडजस्टेड परचेस लिखते हैं तो हमने क्लोजिंग स्टॉक इसमें शामिल नहीं किया है। अगर मैं यूनिट्स की भाषा में बात करूं तो सर 1000 यूनिट यहां लिख रहे हो, 4000 यूनिट यहां लिख रहे हो, और यहां पे 500 यूनिट माइनस कर, और पिछले वाले एग्जांपल को ही ले लो मेरे वाले, तो हम तो काउंट ही कितनी कर रहे हैं? 3500 यूनिट। जबकि हमारे हमारे पास टोटल 4000 होनी चाहिए ना, ओपनिंग की 1000 और परचेस की 4000। तो फिर ये 500 यूनिट अब हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करके ले आएंगे, क्लोजिंग स्टॉक। हेलो हेलो हेलो। और ये 4000 बन जाएगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एडजस्टेड परचेज में हम क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट को काउंट, जब हम एडजस्टेड परचेज करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट काउंट नहीं हो पाती। क्या ये बात समझ में आ रही है?
अच्छा मैंने ये 4,000 लिख लिया, सॉरी सॉरी। हाँ, वो पुराने एग्जाम्पल को पकड़ लिया यार मैंने, यहाँ पे ये समझा रहा था ना मैं तुम्हें, तब मैंने 1,000 3,000 वाली यूनिट ली थी ना, यहाँ 1,000 ली थी, यहाँ 3,000 ली थी, वो मैंने 4 गलती से लिख लिया, और फिर मैं 500 यूनिट पे क्लोजिंग स्टॉक समझा रहा था। वही वाली बात समझा रहा हूँ कि तुमने रिकॉर्ड ही 3500 यूनिट करी है। जब तुमने 3500 रिकॉर्ड करी है तो भैया डेबिट तो 4,000 यूनिट होनी चाहिए, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक को भी हम ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे। तो जब एडजस्टेड परचेज आता है तब क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में आता है। लेकिन जब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज आता है, एडजस्टेड परचेज नहीं, तब क्लोजिंग स्टॉक टीबी में नहीं आ सकता, डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्योंकि जब मैं यहाँ पे 1,000 यूनिट और 3,000 यूनिट जोड़ लूंगा तो मेरी 4,000 डेबिट हो चुकी है यूनिट। अब मैं क्लोजिंग स्टॉक को नहीं ला सकता। लेकिन जब मैं एडजस्टेड परचेस लिखता हूं तो एडजस्टेड परचेस का मतलब है कि मैं ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग लिख रहा हूं, मतलब डेबिट मैंने केवल कितनी की है 3500, तो अभी मैं 500 और डेबिट करूंगा, तब मेरी डेबिट होंगी 4,000 यूनिट। ये दो कंसेप्ट हैं, आराम से सोचो और आराम से सवाल पूछो, हड़बड़ाना मत, कोई जल्दी नहीं है, इतना कंसेप्ट सीख गए आज के लेक्चर में तो बहुत बड़ी बात। बोलो बोलो। लॉजिक से, रीजन से, कि रट्टा मारोगे? सर आपने एक बात और बोली थी, एक और क्या बात बोली? आपने बोला जो ट्रायल बैलेंस में आता है उसकी एंट्री हो चुकी है, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, उसकी पोस्टिंग हो चुकी है, उसकी समरी हो चुकी है। ये दो बड़े अच्छे सवाल आप बोल रहे थे, अच्छे हैं। तो आप तो ये बोल रहे थे कि जो ट्रायल बैलेंस में है उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, उसकी पोस्टिंग हो चुकी है, उसकी समरी बन चुकी है। बोलो हाँ या ना। ये समझाया ना मैंने अभी। अब की बार क्लोजिंग स्टॉक टीबी में है, if closing stock in trial balance, that means it is already recorded, that is ये एंट्री हो चुकी है। अरे बोलो ना, हाँ या ना। बोल नहीं रहे हो यार। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में है और डेबिट लिखा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं आपने क्लोजिंग स्टॉक डेबिट किया है ना सर, तब तो है वो ट्रायल बैलेंस में, डेबिट साइड पे। अरे मेरी कोई बात समझ भी आ रही है तुमको कि नहीं आ रही है? देखो ये 15,000 डेबिट लिखा हुआ है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो चुका है ना। मैंने अभी बताया था, रिकॉर्डिंग कहां होती है इसकी, दो इंपैक्ट डालने थे ना हमको। रिकॉर्डिंग होती है बैलेंस शीट में, जहां पे वो दिखता है, वो है रिकॉर्डिंग की वजह से। और ट्रेडिंग में तो उसकी क्या होती है, क्लोजिंग होती है। मेरे को एक बात बताओ, इसका मतलब है इसको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। मेरा सवाल है क्या इसको ट्रेडिंग में दिखाना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक को क्या क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आ जाएगा? मेरा सवाल ये है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, क्या मैं ये तीनों आइटम दिखाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट में? यस, ये तीनों की जगह एक नाम आ रहा है सर, एडजस्टेड परचेज। पर बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा। यस, वो बैलेंस कैरिड डाउन की वजह से दिख रहा है। अरे बोलो ना। अगर तुमने अगर तुमने रिकॉर्डिंग करी है तो लेजर बनी है ऐसी, अगर लेजर बनी है तो बैलेंस कैरिड डाउन में है ये।
सर पर यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट तो आएगा नहीं, डेबिट किसको करोगे? ये सब कहानी एडजस्टेड परचेस अकाउंट में दिखेगी। एडजस्टेड परचेज अकाउंट कैसा दिखेगा उसकी शक्ल दिखाता हूं तुम्हें। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, बाय क्लोजिंग स्टॉक। इस जर्नल एंट्री को बोल के दिखाओ, क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री बोल के दिखाओ। क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री बोलो। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू एडजस्टेड परचेज। एक लेजर बन गई एडजस्टेड परचेज की, एक लेजर क्लोजिंग स्टॉक की बताओ, और बताओ एडजस्टेड परचेज किस तरफ आएगा। टू एडजस्टेड परचेज। और मुझे बताओ ईयर एंड पे क्या होगा इस एंट्री का? ईयर एंड पे अकाउंट क्लोज करना है। क्या आता है? असेट है ये, असेट। ये ट्रेडिंग में नहीं जाती कभी भी ऐसे। बैलेंस कैरेट डाउन आएगा कि नहीं आएगा? और ये डेबिट बैलेंस है कि नहीं? और ये अगली बार टू ओपनिंग स्टॉक बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो। देखो कंक्लूजन। पिछली बार मैंने बोला ये ट्रेडिंग अकाउंट से हैंडल हो रहा था। मैं इसको फिर सुधार देता हूं। पिछली बार वाले का पिछली बार पे लिख ले देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक बाहर लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक बाहर लिखा है मतलब मेरे को रिकॉर्डिंग भी करनी है और क्लोजिंग भी करनी है। बोलो यस और नो। रिकॉर्डिंग और क्लोजिंग दोनों, ठीक है। तो ये एंट्री पास होगी एक, ये एंट्री पास हुई। ये एंट्री कब पास हुई? 31 मार्च को। एंट्री के इंपैक्ट कहां कहां जाएंगे तुम बताओ। एंट्री के इंपैक्ट कहां कहां जाएंगे? बोलो यार। ये जर्नल एंट्री के इंपैक्ट कौन कौन सी लेजर में जाएंगे, कौन सी लेजर बनेगी और कौन सी लेजर में इस एंट्री के इंपैक्ट जाने वाले हैं? एक क्लोजिंग स्टॉक की लेजर बनेगी, एक ट्रेडिंग अकाउंट की लेजर बनेगी। ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्रेडिट साइड पे दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक, यस और नो? दिखता है कि नहीं? क्या मेरी आवाज बहुत स्लो जा रही है? डिले हो रहा है क्या? तो फिर तुम लोग जवाब देने में डिले क्यों कर रहे हो? जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग में इतनी देर? सर दो अकाउंट बनेंगे, एक क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट। वन लाइनर है इस एंट्री के इंपैक्ट। सेजल, आर्यन, क्या दिक्कत है? सेजल और आर्यन, ट्रेडिंग अकाउंट में तो दिखता ही है ये क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग स्टॉक में डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट दिखेगा। फिर 31 मार्च आ गई है, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कैसे होगा? क्लोज होता है सर टोटल मैच होके। टोटल मैच होने के लिए यहाँ बैलेंस कैरेट डाउन आएगा। ये था पुराना फ्लो, जब क्लोजिंग स्टॉक बाहर था। तो एंट्री भी करेंगे और ऐसे क्लोजिंग स्टॉक को क्लोज भी करेंगे। अब है नया फ्लो, मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ जहां पे एडजस्टेड परचेज आ गई तो क्लोजिंग स्टॉक खुद दिख रहा है बैलेंस शीट में। खुद दिख रहा है तो क्या एंट्री मुझे पास करनी है या एंट्री पास हो चुकी है? ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है तो एंट्री पास हो चुकी है, अब एंट्री अब मुझे पास करनी है। बुरी स्थिति है। क्या हो गया? क्या बात समझ में नहीं आ रही है बताओ। 31 मार्च को ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो चुका है, 31 मार्च को एंट्री पास हो चुकी है, 31 मार्च को एंट्री पास हो चुकी है। क्या एंट्री मुझे पास करनी है या एंट्री पास हो चुकी है? ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है तो एंट्री अब मुझे पास करनी है। बुरी स्थिति है। क्या होगा?
आर्यन, एक एक को पकड़ के करना पड़ेगा मेरे को, है ना, ऐसे जवाब नहीं दोगे। आर्यन तू कंटिन्यूअसली बोलेगा अभी। आर्यन, आवाज आ रही है? हाँ। तो अब मेरे को बता, दो चीज सिखा रहा हूं बस, छोटी सी, कुछ बड़ी बात नहीं सिखा रहा। क्लोजिंग स्टॉक एज अ फुट नोट, नॉट इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस, और एडजस्टेड परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन, गिवन की जगह लिख देता हूं मैं इंक्लूडेड, इंक्लूडेड इन टीबी। पहले तो तुझे मुझे बता कि तेरे को ये दोनों बातें क्लियर हो रही क्या? मैं ये दो अलग अलग सिनारियों के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ। जब वो फुटनोट दिख रहा है, इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस में क्या दिख रहा होगा? ओपनिंग स्टॉक एंड परचेस। आर्यन, ये बात समझने में क्या दिक्कत है? तो तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? ओपनिंग स्टॉक और परचेस दिया हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है फुटनोट की तरह दिख रहा है। यहां पे एडजस्टेड परचेस दिया है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। अब मैं यहां पे पूछ रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हो गई है या नहीं? तो यहां पे कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हो गई है। हाँ। इसमें तो नहीं हुई ना? नहीं हुई। और यहां पे बोल रहा हूं, वेदर क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड और नॉट। इसका आंसर क्या है? क्योंकि जो भी चीज ट्रायल बैलेंस में दिखती है सर, आप रिकॉर्ड कर चुके हो, आप उसको लेजर में ट्रांसफर कर चुके हो, उसका बैलेंस निकल चुका है, वो बैलेंस दिखा रहा हूं मैं ट्रायल बैलेंस में। नाम ही इसलिए उसका ट्रायल बैलेंस है। हाँ या ना? इस पे कौन एग्री नहीं है? सेजल और लक्ष्य, बताओ जल्दी। तुम दोनों एग्री हो क्या यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम करो यहां से, तुम्हें खुद समझ में आएगा। सेजल बताएगी। सेजल, यहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो क्या मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? रिकॉर्ड, ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड थोड़ी होता है। ट्रायल बैलेंस तो केवल बैलेंसेस को दिखाने का स्टेटमेंट है। रिकॉर्ड करके दिखा। क्लोजिंग स्टॉक कैसे रिकॉर्ड करेगी? आर्यन, तू करके दिखा। रिकॉर्ड कैसे करेगा? मेरे को समझ में आ गया ना समस्या कहाँ है। हाँ। आर्यन, नहीं आता, मना कर दो, मैं अभी सिखा दूंगा, आप सीख जाओगे। बोलो। चुप बैठने से क्या होगा? हाँ। आवाज कट गई तेरी। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये कंक्लूजन तूने बनाया कि सर इस सिचुएशन में जब वो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो रिकॉर्ड हमें करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। 31 मार्च को इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूँ रिकॉर्डिंग एंट्री क्या होगी 31 मार्च को? नहीं पता? बोल दे नहीं पता। हाँ, क्योंकि वो असेट है इसलिए डेबिट। लॉजिक से हो रही है। हाँ बिल्कुल। सर इसको सीधे ट्रेडिंग में कैसे क्रेडिट कर दिया? तुम मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक पता कहां चला तुम्हें जीवन में पहली बार?
ट्रेडिंग में क्यों? क्योंकि सर पहली बार हमने सीओजीएस निकाला। अरे सेल्स में से सीओजीएस माइनस करना था, जब सीओजीएस निकाला तब पता चला यार इतने का खरीदा था, इतने का परचेज किया, मतलब ओपनिंग इतना था, परचेज इतना है और बिक गया इतना। ये यूनिट्स हमें जीवन में पहली बार यहां पता चली, ओपनिंग स्टॉक यूनिट थी, फिर हमने कुछ यूनिट परचेज की और कुछ यूनिट उसमें से सेल कर दी। अरे तुम टीवी का बिजनेस करते हो, तुम्हारे पास 2000 टीवी ऑलरेडी थी, तुमने साल भर में 5000 टीवी और खरीदी, और मैंने उसमें से 7000 में से सपोज 6500 यूनिट सेल कर दी। तो पहली बार मुझे पता चला ना कि मेरे पास यूनिट कितनी बची है। ईयर एंड पे 31 मार्च पे ही तो पता चला, इसके पहले पता चल सकता है क्या तुम्हें? तुम बताओ, ये 500 यूनिट का ज्ञान कहां प्राप्त हुआ और कब प्राप्त हुआ? जब ईयर एंड आया, जब ईयर एंड पे हमने देखा अच्छा टोटल परचेज इतनी, टोटल सेल इतनी और ओपनिंग इतनी थी, तब पता चला यार 500 यूनिट बच गई है। ये पता ही उस दिन चला 31 मार्च वाले दिन, और 31 मार्च वाले दिन अपन बैठ के बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें अपन को सेल्स माइनस सीओजीएस करना है। पता उस दिन चला, जिस दिन आइडेंटिफाई होता है ट्रांजेक्शन उसी दिन रिकॉर्ड होता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तीनों लोग जल्दी जवाब दो। ये लॉजिक अब क्लियर है कि रिकॉर्डिंग 31 मार्च को क्यों हुई, उसी दिन आइडेंटिफाई क्यों हुआ, और एंट्री क्या होगी? इसमें किसी का कोई सवाल है? नहीं। जब कोई एंट्री निकल जाती है तो फिर हम 31 मार्च को क्या प्रिपेयर करते हैं? 31 मार्च को क्या प्रिपेयर करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ या ना? जिसमें हम दो चीजें प्रिपेयर करते हैं, एक प्रॉफिट स्टेटमेंट जिसको ट्रेडिंग एंड पीएनएल बोलते हैं, और एक बैलेंस शीट। मुझे बताओ, कोई भी एंट्री है जो आज मैंने देखी, ये कहां जाएगी? ये पीएनएल में जाएगी या ये बैलेंस शीट में जाएगी? ये चीज कैसे तय होती है? इस एंट्री की पोस्टिंग कहां कहां करोगे? इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग, इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कहां कहां करोगे? यार कोई एंट्री की पोस्टिंग कहां करते हो तुम? दो अकाउंट में करेंगे सर, बिल्कुल। तो इसकी एक पोस्टिंग तो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरी दूसरी पोस्टिंग कहां जाएगी? बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे बोलो हाँ या ना। अब क्या मैं दो लेजर बना के दिखाऊं, एक ट्रेडिंग अकाउंट का लेजर जिसमें क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक लिखूं, और एक क्लोजिंग स्टॉक का लेजर जिसके अंदर डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट लिखूं, और फिर उसको बैलेंस कैरी डाउन करके बताऊं? 3 बार बता दिया ये करके तुमको। अभी मैं फिर से करके बता दूंगा, तुम ईमानदारी से बता दो मेरी बात अभी भी समझ में आई या नहीं आई। हेलो, मेरी स्क्रीन गई क्या? एक सेकंड, गलत टाइम पे स्क्रीन गई है। आ गई हो तो बताना। अब है ना, 5 मिनट मेरे साथ और फोकस कर लो, आज का अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। ईमानदारी से फोकस करोगे तो अभी हो जाएगा। ये देखो, दूसरा सिनारियो, सब कहानी भूल जाओ तुम, बेसिक कोर याद रखो जितना मैंने तुमको अकाउंट सिखाया है, कुछ अलग दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आता है ये, है ना, कुछ नया नहीं सिखा रहा मैं, बस उसे लिंक करा रहा हूं। देखो, अब क्या हुआ है, हमारे ट्रायल बैलेंस में, हमारे ट्रायल बैलेंस में क्या दिख रहा है? एडजस्टेड परचेज दिख रहा है, और एडजस्टेड परचेज अगर दिखेगा तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा, जरूरी है। इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो?
बाकी लोग ईमानदारी से बोलना, जबरदस्ती हाँ मत करो। अगर मैं बोलूं क्यों दिखाना पड़ेगा, तुमसे पूछने के बजाय अभी मैं खुद ही जवाब दे रहा हूं। क्योंकि सर मैंने जितनी यूनिट खरीदी है सब डेबिट होंगी, ओपनिंग भी और परचेज भी। पर क्योंकि एडजस्टेड परचेज में क्लोजिंग माइनस हो जाती है, तो क्लोजिंग वाली जो बच गई है वो काउंट ही नहीं हुई है, उनको काउंटिंग करवानी पड़ेगी, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाना पड़ेगा। तो एडजस्टेड परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक मिलके वो टोटल यूनिट्स कवर हो जाएगी, इसलिए दिखाना पड़ता है। अब चलो, अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, क्या इसका मतलब यह है कि क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड हो चुका है? 31 मार्च को ही करा होगा अपन ने एडजस्टेड परचेज, बिना 31 मार्च के पता नहीं चलती है। तो 31 मार्च को जो ट्रायल बैलेंस हमें दिया गया उसमें क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर दी गई है, अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिख रही है तो। यस और नो? ये 31 मार्च को ही हुआ है, उसमें परेशान मत होना कि ये पहले हो गया कहीं, नहीं 31 मार्च को हुआ। पहले उन्होंने ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सब पता कर लिए, लास्ट डे आ गई थी, पता चल गया परचेस पूरे साल की कितनी हुई, और उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा रिकॉर्ड कर दिया है। क्या मुझे फिर से रिकॉर्ड करने की जरूरत है? क्या मैं वो एंट्री फिर से पास करूंगा? बोलो यार। वो एंट्री मैं फिर से पास नहीं करूंगा, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो अब मेरे को इतना सा जवाब और दे दो कि अगर वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड जब हुआ होगा, मैं पीछे जा रहा हूं, तब क्या एंट्री हुई होगी? क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड काय में हुआ है पता है तुम्हें? मैं सिखा रहा हूं ये। सर क्लोजिंग स्टॉक कैसे रिकॉर्ड होता है, एडजस्टेड परचेज में आया है वो, ये बात तुम्हें समझ में आ ही रही है। एडजस्टेड परचेज निकालने के चक्कर में वो रिकॉर्ड हुआ है, ये निकालने बैठे थे तब तब रिकॉर्ड हुआ है। इसमें ओपनिंग स्टॉक भी गई, इसमें परचेज भी गई, और इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी गया, तीनों चीजें गई, तब जाके बना कोई अकाउंट जिसका नाम रखा हमने एडजस्टेड परचेज। एग्री हो इससे? अरे बोलो ना। बोलते नहीं हो, एग्री हो कि नहीं हो? जनरल एंट्री से सिखा नहीं रहा हूं मैं, सीधे लेजर बताता हूं, तुम्हें ज्यादा दिमाग खुलेगा। ओपनिंग स्टॉक की यूनिट जोड़ी, परचेज की यूनिट जोड़ी, ये दोनों डेबिट करें, और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट कर दिया, तो ये जो बचा है ये बैलेंस, इसको ट्रांसफर कर दिया तुमने ट्रेडिंग अकाउंट में, ये गया ट्रेडिंग अकाउंट में, और एंट्री क्या पास हुई? ट्रेडिंग अकाउंट की। देख के बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री क्या पास हुई 31 मार्च को? इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में ये एडजस्टेड परचेस किस तरफ दिखेगा? यस। और इसमें क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अगर कोई पूछे कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या हुई है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू एडजस्टेड परचेस, यही एंट्री हुई है, ये यहां से देख के बोल दो। मेरा सवाल ये है कि क्या क्लोजिंग स्टॉक अब बैलेंस शीट में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। हर ट्रायल बैलेंस का अमाउंट एक इफेक्ट क्लोज करने तो अपना जाता ही है ना, बैलेंस कैरिड डाउन तो होगा ना। यहां पे क्लोजिंग स्टॉक की एक एंट्री तो ये वाली हुई, मैं अगर क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट बनाऊं तो तुम्हें अभी समझ में आ जाएगी मेरी बात। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, बताओ, ऊपर की एंट्री देखो एडजस्टेड परचेज वाली, और एंट्री बताओ क्या हुई है? क्या यही एंट्री है? इसकी रेसिप्रोकल एंट्री यही है? हाँ या ना?
ईयर एंड आएगा तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन तो करना ही पड़ेगा ना, कि नहीं, कि इस एंट्री से काम चल जाएगा? हाँ या ना? क्लोजिंग तो करना ही पड़ेगा, क्लोजिंग तो करना ही पड़ेगा। इसलिए ये कहां दिखेगा? असेट में। रटने वाले बच्चे कैसे रटते हैं पता है? ट्रायल बैलेंस में जितने आइटम दिख रहे हैं उनका एक इफेक्ट जाता है। वो इफेक्ट या तो ट्रेडिंग में जाता है, या तो बैलेंस शीट में जाता है, या तो पीएनएल में जाता है। और ट्रायल बैलेंस के बाहर जितनी चीजें दिखती है उनके दो इफेक्ट जाते हैं। अरे रटना समझ में आ रहा बच्चों का? ये अप्लाई होगा 100% टाइम। मैं भी कह रहा हूं कि हाँ इसको अप्लाई कर लेना आगे जाके, पर बेसिक तो समझ के रखो ऐसा हुआ क्यों। अरे कुछ समझ में आ रही बात? तो जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो कितने इफेक्ट जाएंगे? कंक्लूड कर रहा हूं बस मेरी बात। दो इफेक्ट। कहां कहां जाएंगे? ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। और अगर ट्रायल बैलेंस में है क्लोजिंग स्टॉक, अगर ट्रायल बैलेंस में है क्लोजिंग स्टॉक, तो कितना इफेक्ट जाएगा? जैसे बाकी सब आइटम का एक इफेक्ट जाता है। और कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, इस वजह से केवल एक इफेक्ट जा रहा है। बोलो बोलो बोलो, क्या कुछ समझ में आया या हिल गया सब कुछ? तो ये तुम भी शॉर्टकट में बोल सकते हो मेरे को हमेशा, पर मैं अगर रीजनिंग पूछूं तो मैं घुमाऊंगा, थोड़ा सा रीजन में ले जाऊंगा, ताकि तुम गधे बच्चे ना रहो कि होता क्यों है वो नहीं पता। मैं रियल मैकेनिज्म बताने के बाद एंड में बता रहा हूं कि इतना सा शॉर्टकट है बस। ट्रायल बैलेंस के बाहर जितने आइटम दिख रहे हैं, कोई भी दिखे, आज तो मैं केवल क्लोजिंग स्टॉक पे बात कर रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं अगला पूरा चैप्टर इसी ग्राउंड पे है। ट्रायल बैलेंस के बाहर नोट में जितनी चीजें दिखी है ना, तो वो रिकॉर्ड हुई है ना क्लोज हुई है, इसलिए उनके दो इफेक्ट जाएंगे, एक रिकॉर्ड होने का, एक क्लोज होने का। ये सही आंसर है। तो हम ये बोल देते हैं दो इफेक्ट जाएंगे, एक ट्रेडिंग में, एक पीएनएल में, एक बैलेंस शीट में। ये रट्टे वाले बच्चों का आंसर है, पर मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए दोनों तरह से। ठीक है? और अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस में दिख रही है, इवन वो क्लोजिंग स्टॉक हो, रट मत लेना कि क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट ही जाते हैं। वो बेवकूफ होते हैं जो ये सोचते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक तो दो ही जगह जाएगा, दो ही जगह जाएगा। अरे भाई पहले ये बता ट्रायल बैलेंस में है कि नहीं है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग एंट्री हो गई है, अब केवल क्लोजिंग बची है, जैसे बाकी सबकी क्लोजिंग बची है, केवल ट्रांसफरिंग एंट्री बची है, एक ही इंपैक्ट जाएगा असेट में, बैलेंस शीट में। अरे यहां पे देखो, कहीं ट्रेडिंग अकाउंट का नाम आया क्या क्लोजिंग स्टॉक में? क्या यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट का नाम आया क्लोजिंग स्टॉक में? बताओ। नहीं, एडजस्टेड परचेस का नाम है। इसलिए ट्रेडिंग में ना तो क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा, और ना क्लोजिंग स्टॉक में ट्रेडिंग दिख रहा है, एडजस्टेड परचेस में दिखेगा। मेरी आवाज आ रही है कि गायब हो गई? मीटिंग क्लोज तो नहीं हो गई? हाँ। तो कितनी सीधी सी बात है, ट्रायल बैलेंस में जितने आइटम है उनका एक इंपैक्ट सिर्फ क्लोजिंग एंट्री का। एक इंपैक्ट रटने के साथ मैं बोल रहा हूं कि उसको समझने के लिए एक चीज जोड़ लो, क्लोजिंग एंट्री का इंपैक्ट जाता है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई चीज लिखी है, मतलब 31 मार्च वाले दिन वो चीजें रिकॉर्ड ही नहीं हुई हैं, इसलिए उनके दो इंपैक्ट, एक रिकॉर्डिंग, एक क्लोजिंग। बस हर चीज का रिकॉर्डिंग क्लोजिंग सोच लो, तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्या मैं ये बात समझा पाया? मैंने क्लोजिंग स्टॉक के साथ अगले चैप्टर का पूरा ग्राउंड समझा दिया तुमको। और मैं यही बार बार रिपीट करूंगा हर एंट्री पे, डोंट वरी, ये चीज तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगी। बस मैं थोड़ा बीज बनाना चाहता हूँ दिमाग में कि हाँ यार ये क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, उसका लॉजिक क्या है, ये दो इम्पैक्ट का और एक इम्पैक्ट का। ठीक है? तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन में यही दम था, बाकी इस क्वेश्चन में दम नहीं है। तो ये क्वेश्चन नहीं होता अगर तुम्हें ये कंसेप्ट नहीं पता होता। क्लोजिंग स्टॉक का एक ही इंपैक्ट डालोगे, और यहाँ ट्रेडिंग गलत लिखा है, अगर तूने टी लिखा है लक्ष्य, इसको क्या लिख, ए, असेट में जाएगा ये इस क्वेश्चन में इस स्क्रीन दिख रही, हाँ क्लोजिंग स्टॉक। ये इतनी देर से यही कोशिश कर,
हाँ ठीक है, उसको ए में जाएगा। मैं तो, तूने बोला मैंने ये शायद टी बी मैंने लिखे, इसलिए मैंने समझाया कि ये टी में नहीं, ये ए में जाए। कोई बात नहीं, छोड़ दे। तो अभी तो समझ में आ रहा है कि इस केस में क्लोजिंग स्टॉक असेट में जाएगा केवल, इसकी क्लोजिंग एंट्री वो बैलेंस कैरिड डाउन वाला फिगर जाएगा बस। रिकॉर्ड तो हो चुका है ये, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। आर्यन, सेजल, बात समझ में आई कि नहीं आई? ट्रेडिंग में क्लोजिंग जाएगा ही नहीं, वो एंट्री हमने पास ही नहीं की, वो ऑलरेडी पास्ड है, एडजस्टेड परचेज में है। एडजस्टेड परचेज लिखेंगे ट्रेडिंग में। ओके, तो इसको मैं एक बार बता के खत्म कर देता हूँ। कैपिटल जाएगी लाइबिलिटी में, ड्राइंग रिड्यूस हो जाएगा कैपिटल लाइबिलिटी साइड, डेटर करंट असेट बैलेंस शीट, क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट, एडजस्टेड परचेस ट्रेडिंग अकाउंट। और जब मैंने एडजस्टेड परचेस लिख दिया, अब मैं अकेला ना तो परचेस लिखूंगा, वो देगा तो भी नहीं, वैसे तो वो देगा ही नहीं, ट्रायल बैलेंस बनाया उसने तो। अगर वो जनरल डेटा देता तो फिर जब एडजस्टेड परचेस लिखते तो ना परचेस लिखेंगे, ना ओपनिंग लिखेंगे, ना क्लोजिंग लिखेंगे, एडजस्टेड परचेस सिंगल फिगर आएगा। सेल्स क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न रिडक्शन इन सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक लोन ये जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन लोन इनडायरेक्ट एक्सपेंस पी एंड एल अकाउंट, कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों बैलेंस शीट करंट असेट, मिसलिनियस इनकम ये डायरेक्ट इनकम नहीं है, इनडायरेक्ट इनकम है, पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, फर्नीचर असेट साइड बैलेंस शीट, कैरियज आउटवर्ड सेल से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पी एंड एल अकाउंट, कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस पी एंड एल अकाउंट, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस पी एंड एल अकाउंट, बैड डेट लॉस इनडायरेक्ट लॉस पी एंड एल अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट लॉस पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड गेन इनडायरेक्ट नेचर ऑफ गेन पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल रिसीवेबल करंट असेट बैलेंस शीट असेट साइड, बिल पेबल करंट लाइबिलिटी लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट, इंश्योरेंस अकेला वर्ड लिखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम होगा ये, एक्सपेंस होगा ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड, अमाउंट चेक करके लिखना चाहिए, 2000 डेबिट साइड में लिखा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे, कमीशन क्रेडिट साइड पे लिखा है, उसने साइड दे दी है, मैं इसे एक्सपेंस नहीं बोलूंगा, ये इनकम है क्रेडिट नेचर की है, इनडायरेक्ट इनकम, क्लोजिंग स्टॉक केवल और केवल बैलेंस शीट असेट साइड, दो जगह नहीं जाएगा। बोलो जी बोलो, बात समझ में आई क्या? हेलो? यस सर। यस सर। तो 20 तुम करोगे, 21 तुम करोगे, आ, कितने हो गए आज? बस। नाइन, हाँ 19 20 और 21। हाँ बस तो ऐसे बोलते हैं बिल्कुल जैसे बहुत बड़े क्वेश्चन है। हाँ सर, बड़े। बहुत मक्कार बच्चे हैं सही में, इतने छोटे क्वेश्चन को भी बड़ा बोल। बड़े तो है। एक बड़ा है, दो छोटे, कौन सी छुट्टी? सर वो एक लाइन में लिखा है इसलिए। 5 दिन की छुट्टी का क्या करोगे तुम, कोई छुट्टी नहीं 5 दिन। हम्म। सही बात। घर पे ये बोल के काम नहीं